नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 28 अप्रैल 2021 है, दिन है वेंसडे। आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ हैं, उसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और लास्ट में हैं आपके लिए कुछ MCQs। डियर फ्रेंड्स, अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, इनफैक्ट डेमो वीडियोस भी आप हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से देख पाएंगे। तो आज ही डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप। अगर आप स्मार्टफोन या फिर टैबलेट यूज़ नहीं करते हैं देन यू कैन विजिट studiiq.com एज वेल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, join my Telegram channel. You can follow me on Facebook, Instagram and Twitter as well. आज की पहली खबर, सभी एडल्ट्स के लिए आज से कोविड वैक्सीनेशन का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो भी एलिजिबल लोग हैं वो इस वेबसाइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सभी ऑफिशियल्स को ये कहा है कि जल्द से जल्द हमें हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा। कल हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था। मैंने आपको समझाया था कि कैसे 50% जो टोटल प्रोडक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक कम प्राइस में खरीदेगा और बाकी का जो 50% है वो राज्य सरकारें और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और राज्य सरकारों को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव खबर आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो 15 करोड़ वैक्सीन्स जो हैं वो राज्य सरकारों को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करेगी। तो दिस इज़ अ वेरी एनकरेजिंग न्यूज़। इंडियन रेलवेज ने 4000 कोविड केयर कोचेस तैयार किए हैं और इसमें लगभग 64,000 बेड्स की फैसिलिटीज़ हैं। अच्छी बात रेलवेज़ की ये है कि ये रेलवे के जो जिसको हम कहते हैं कार्स या फिर जो डिब्बे कहते हैं, तो इनको आप अलग अलग राज्यों तक पहुंचा सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव। हमारे देश में टोटल 14 करोड़ 77 लाख कोरोना वैक्सीन के डोजेस को एडमिनिस्टर किया गया है। एयर इंडिया ने 10,636 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशंस को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को अलग अलग देशों से एयरलिफ्ट किया है। गवर्नमेंट ने 22 लाख जितने किसानों से 232 लाख टन गेहूं जो है वो प्रोक्योर यानी कि ख़रीदारी की है। ITBP ने सरदार पटेल कोविड-19 केयर सेंटर जो दिल्ली में है वहाँ पर 149 पेशेंट्स को एडमिट किया है। आयुष मंत्रालय ने जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको लेकर नई गाइडलाइंस इश्यू की है। हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो सियाचिन और ईस्टर्न लद्दाख की विज़िट के लिए रवाना हुए हैं। एक कैरन गुरिलाज हैं तो उनका ये दावा है कि उन्होंने जो थाईलैंड के पास म्यांमार का जो एक आर्मी बेस है उसको कैप्चर कर लिया है। जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर जो USA की सरकार ने एक पॉज लगाया था, एक स्टॉप बटन लगाया था उनकी वैक्सीन जो सिंगल डोज वैक्सीन है, तो ये पोस्ट जो हैं इसको हटा दिया है। यानी कि अब जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन जो है वो USA और दूसरे देशों में मिलने लगेगी। चाइना ने एंटी एस्पियोनाज यानी कि स्पाइंग एक्टिविटीज़, राइट, खुफिया जासूसी, ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए एक नया रूल निकाला है। बांग्लादेश ने रशिया की जो स्पुतनिक कोविड वैक्सीन है उसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब ने नवीन पटनायक साहब के साथ ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक डिस्कशन की। गुजरात ने और शहरों में नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया है। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका ये सजेशन है कि हमें एक्स आर्मी डॉक्टर्स और एक्स सर्विसमैन को कोरोना क्राइसिस के लिए, एक कोरोना के खिलाफ जो एक लड़ाई चल रही है, तो इसमें हमें छत्तीसगढ़ में ऐसे एक्स आर्मी डॉक्टर्स और एक्स सर्विसमैन को डिप्लॉय करना चाहिए। महाराष्ट्र का आप आंकड़ा देखिए, 44,10,085 टोटल केस लोड है महाराष्ट्र अकेले राज्य में। और इंडियाज़ ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स में 50% जितनी वृद्धि हमें देखने को मिली है। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो
ये एक फाइनेंशियल न्यूज़ भी है, इसके साथ जुड़ी हुई एक जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई भी न्यूज़ है, इंडिया यूएसए रिलेशनशिप के बारे में भी आप इसको उस कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आज के जो फाइनेंशियल अखबार है उसके फर्स्ट पेज के ऊपर आपको ये खबर पढ़ने को मिल रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये डिसाइड किया है कि वो जो रॉ मटेरियल है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करेगा ताकि और ज़्यादा कोविशील्ड वैक्सीन्स को तैयार किया जा सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि यूएसए के जो एक्सपर्ट्स हैं सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के, वो भारत की मदद करेंगे। इस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। वी हैव वन आर्टिकल पर्टेनिंग टू दिस टॉपिक। फिर नेक्स्ट फेज ऑफ जैब्स अनलाइकली फ्रॉम 1 May एज सप्लाइज स्कार्स, ये एक चिंता का विषय है। खबर ये आ रही है कि जो 18 से 44 या फिर जो भी एडल्ट्स हैं जो वैक्सीनेट अपने आप को करवाना चाहते हैं, तो आज की ये खबर थी। पहली खबर ये थी कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना यह है कि उनके पास इतनी ज़्यादा वैक्सीन्स नहीं हैं कि हर एक एडल्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है तो सभी को वैक्सीन मिल जाएगी, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता। और छत्तीसगढ़ ने तो ये कहा है कि उनको तो 1 जुलाई या फिर जुलाई के महीने में उनको वैक्सीन्स मिलेगी। तो व्हाट वी नीड इज़ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा। इसको लेकर भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। बिजनेस एक्टिविटीज़ एट 1 year लो। लास्ट ईयर जो लॉकडाउन की वजह से जो सिचुएशन देखने को मिली थी, आज लेटेस्ट डेटा ये कह रहा है कि अभी तक का जो ये लगभग पूरा साल जो है, तो इसमें फिर से एक नया ड्रॉप हमें देखने को मिला है। बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी पिछले जो 7 दिन थे, एक हफ़्ता था 25 अप्रैल को जो हफ़्ता एंड हुआ, तो ये हफ़्ता जो है उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रहा है। रेस्टोरेंट्स, रिटेलर्स जो हैं वो रेंटल रिलीफ की एक गुंजाइश कर रहे हैं कि भाई हमें रेंटल रिलीफ दे दीजिए, बिज़नेस हो नहीं रहा है और हमारे खर्च बढ़ते जा रहे हैं। सीडीसी जो है अमेरिका की एजेंसी, तो उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने प्रॉपर जो एक दोनों डोजेस वैक्सीनेशन के हो चुके हैं, तो वे अमेरिकन्स जो हैं वो अनमास्क्ड आउटडोर जा सकते हैं। और जो हमने यहाँ पर देखा कि बिजनेस एक्टिविटी ठप हुई है, तो रूरल कंजम्पशन जो है, रूरल एरिया में जो ग्रामीण भारत है वहाँ पर भी चीज़ों की डिमांड जो है वो काफ़ी ड्रॉप हुई है। तो ये इकोनॉमी के लिए एक चिंता का विषय है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ओपिनियन एंड एडिटोरियल्स। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, रियल लाइफ वैक्सीनेशन एज क्लिनिकल ट्रायल्स। ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है। एज वी नो कि आज से ये जो वैक्सीनेशन है सभी एडल्ट्स के लिए, इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है भारत सरकार ने। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। इसके साथ वैक्सीनेशन की शॉर्टेज भी होगी, टेम्पररी शॉर्टेज होगी, और वो भी चिंता का विषय है। अब शॉर्टेज और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम दूसरे आर्टिकल में बात करेंगे। ये आर्टिकल जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात बताई है वो ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जितने भी लोग, जो भी एडल्ट्स जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, तो हम उनसे एक परमिशन ले लें। परमिशन ये ले कि अगर आपको वैक्सीनेट किया जा रहा है तो आप जो एक सर्वे है या फिर एक जो व्हाट वी से एक एक्सरसाइज जो है कि हम वैक्सीन की इम्पैक्ट क्या हो रही है, इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए जो हमें डेटा चाहिए, तो इस डेटा शेयरिंग प्रोसेस में आप पार्ट लेंगे। ऑफ कोर्स आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक व्यक्ति को आप फोर्स नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आप परस्यूएट कर सकते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये इंसानों की भलाई के लिए है, इससे हम वैक्सीन का बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ों को हम देख पाएंगे। हुआ ये है कि देखिए जनरली क्या होता है कि कोई भी वैक्सीन जो है एक लंबे टाइम पर टेस्ट की जाती है। जहाँ तक मेरी समझ है लगभग 10 साल लग जाते हैं एक वैक्सीन को अच्छी तरीके से समझने के लिए। लेकिन ये जो कोविड वैक्सीन है उसको हमने यानी कि इंसानों ने 1 साल के अंदर, लगभग 1 साल के अंदर इसको तैयार किया है। तो अब ये हमारे बॉडी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगी, कैसे इंटरेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी के साथ, ये सारी चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से समझने का वक्त जो है वो हमें नहीं मिला है, क्योंकि हम एक बहुत ही अर्जेंसी या फिर इमरजेंसी वाली सिचुएशन के साथ फ़िलहाल पूरी दुनिया डील कर रही है, एंड दैट इज़ कोविड-19, इज़न्ट इट। तो अब जब हम ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने वाले हैं और अलग अलग रीजन के, अलग अलग
लोगों को हम वैक्सीनेट करने वाले हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, जो हमारे देश की एपेक्स मेडिकल रिसर्च बॉडी है, ये एक फॉलो ऑफ प्रोटोकॉल को तैयार करे और मेक श्योर करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वॉलंटियर बने, ताकि वो इस ये जो पूरी ड्राइव है कि वैक्सीनेट आपको कर दिया, उसके बाद आपके बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रही है, ये समझने के लिए लोग इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें। इज़राइल ने बहुत पहले ही ये चीज़ तैयार कर ली थी। इज़राइल ने इस चीज़ की शुरुआत भी कर दी है कि उन्होंने जितने लोगों को वैक्सीनेट किया है, तो उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और फिर देखा जाता है कि उनके ऊपर उनके बॉडी के ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहा है ये नया वैक्सीन। और पीरियोडिक चेकअप्स के लिए भी उनको रिक्वेस्ट की गई है कुछ लोगों को, सैंपल्स को, ताकि पीरियोडिकली चेकअप के लिए भी वो जो नज़दीक के जो ऐसे आरोग्य सेंटर्स हैं वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो अच्छी तरीके से इस वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट्स और इसके परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। ये इस बात के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने देखा कि कैसे नए नए स्ट्रेन्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वायरस का बिहेवियर जो है इसको स्टडी करने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि जितने लोग वैक्सीनेट हो गए हैं तो वायरस का बिहेवियर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम ऐसे लोगों को वापस बुलाएं और उनके ऊपर थोड़े बहुत सेफ एनवायरनमेंट में थोड़ी बहुत हम रिसर्च करें। सेकंड जो टॉपिक है, यूएस स्टेप्स अप, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब हमारे देश में कोविड की बात करें तो हर रोज़ पिछले 6 दिनों से कंटिन्यूसली 3 लाख से भी ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। 2000 से भी ज़्यादा लोगों की हर रोज़ मृत्यु हो रही है। और कल जो हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जो एक बहुत ही फेमस डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर शेट्टी ने जो आर्टिकल लिखा था, तो आपको याद ही होगा कल ही हमने डिस्कस किया था कि ये 3 लाख जो केसेस आ रहे हैं वो केसेस हैं जिनको हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। एक रफ एस्टिमेशन ये है कि लगभग हर रोज़ हमारे देश में 15 लाख लोगों को कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है। और ये 2000 का आंकड़ा जो है वो भी कंपेयर टू जितने लोगों को हो रहा है तो ये कम है, लेकिन आई बिलीव कि ये आंकड़ा जो है वो उससे भी ज़्यादा होगा। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर, छोटे टाउन्स में भी 20-25 लोगों की मृत्यु हर रोज़ हो रही है। तो ये आंकड़ा जो है वो और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एनीवे ये एस्टिमेट सामने आ रहे हैं कि 3 लाख हर रोज़ केसेस और 2000 जितने लोगों की हमारे देश में मृत्यु हो रही है। और द थिंग इज़, जहाँ तक मेरी समझ है, जितना मैंने समझा है ये चीज़ को, तो उससे ये पता चलता है कि कोविड की वजह से लोगों की मृत्यु नहीं हो रही है। लेट मी क्लैरिफाई इट, जस्ट वेट अ सेकंड। ऑफ कोर्स कोविड की वजह से वो बीमार हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टाइम पर ऑक्सीजन मिल गया, जिनकी तबीयत और ख़राब हुई और उनको वेंटिलेशन मिल गया, वेंटिलेशन का सपोर्ट मिल गया, जो वेंटिलेटर्स का सपोर्ट मिल गया, तो वो लोग बच भी जाते हैं। वो लोग वापस उनकी बॉडी जो है वो वापस बाउंस बैक करती है और वो फिर बच जाते हैं और फिर उनकी जान हम बचा सकते हैं। तो द प्रॉब्लम इज़ ऑफ कोर्स कोविड-19 तो है ही, कोविड-19 की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन उसके बाद जो इश्यू है दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा न होने की वजह से, इतने सारे बेड्स, ऑक्सीजन बॉटल्स अवेलेबल न होने की वजह से भी ये इश्यू हो रहा है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो हम सब जानते हैं कि लोग जो हैं उनको ऑक्सीजन की बोतल जब मिल जाती है तो ये लोग जो हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन की बोतल वापस लौटाते ही नहीं हैं। वो ये अपने पास रख लेते हैं ये समझकर कि अगर परिवार में दूसरे किसी व्यक्ति को हुआ तो उस टाइम पर हम कहाँ से बोतल ढूंढने के लिए जाएंगे, तो अभी मिल गई है तो इसको अपने पास रखो। ये एक बहुत ही बुरी बात है। आप सोचिए कि जब आपके परिवार को मिल गई और आपका जो एक प्रियजन है उसकी जान बच गई, तो क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि अब आपको ऑक्सीजन की बोतल दूसरे लोगों को जिनको आवश्यकता है उनको सप्लाई करनी चाहिए? आपको मिल गई तो फ्यूचर में आपको चाहिए तो मिल जाएगी, लेकिन हर एक व्यक्ति अगर ऑक्सीजन की बोतल अपने पास रखने लगेगा और वापस नहीं देगा तो फिर इस चीज़ को हम कैसे रोक पाएंगे? अब अच्छी खबर यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह तय किया है कि वो भारत को फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बीच में हमें थोड़े बहुत अप डाउन्स देखने को मिले थे
और मैंने आपको बताया भी था कि अब हमें नेगोशिएट करके उनको कन्विंस करना होगा कि भाई हमारी मदद आपको करनी पड़ेगी, और यही हुआ है। इट्स ए विक्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर्स। हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और टॉप मैनेजमेंट जो है, टॉप लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बाइडेन साहब के साथ बात की और उसका रिजल्ट ये आया है कि लॉयड ऑस्टिन जो हैं उन्होंने पेंटागन को ये डायरेक्ट किया है कि जितने भी रिसोर्सेज है, जो भी सपोर्ट इंडिया को चाहिए वो देने की तैयारी जल्द से जल्द कर दीजिए। वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने यूएसए के बिजनेस कम्युनिटी और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के टॉप लीडर्स के साथ एक डिस्कशन की, मुलाकात की और ये तय किया है कि जो भी सपोर्ट भारत को चाहिए वो देने के लिए हम तैयार हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि यूएसए की टॉप अमेरिकन 40 टॉप अमेरिकन कंपनीज जो हैं उन्होंने मिलकर एक टास्क फोर्स तैयार की है भारत के लिए। यहाँ पर मेडिकल सप्लाईज, वैक्सीन्स, ऑक्सीजन और दूसरे जो लाइफ सेविंग असिस्टेंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सारा सामान और पैसे और सारी चीज़ें जो हैं वो भारत को प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ अमेरिका ने जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जो रॉ मटेरियल चाहिए वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत भी, ये रॉ मटेरियल को भी वहाँ से रवाना किया है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही है। अब भारत को चाहिए कि वहाँ से जो सामान आता है वो हम एक जगह पर लेकर आएँ। लेट्स से कि मुंबई में सारी चीज़ें लैंड हुई तो मुंबई से आप दिल्ली ले गए और दिल्ली से डिस्ट्रीब्यूट करें, ऐसा ना करें। व्हाट वी नीड टू डू इज़ मुंबई से ही अलग अलग जगहों पर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, फिर दूसरी जगह से दूसरी। तो ऐसी पूरी हमें चेन बनानी होगी कि कोई एक जगह पर सारा सामान आ रहा है तो फिर आप अलग अलग चेन्स बना लीजिए कि वहाँ से हम ग्रास रूट लेवल तक ये सारे प्रोडक्ट्स या फिर चीज़ें जो हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन में और ज़्यादा वक्त ना लगे। तो यहाँ पर जो यूएसए ने सपोर्ट किया है भारत को, ये एक अच्छी साइन है और दोनों देशों की फ्रेंडशिप को लेकर भी एक अच्छी साइन है। और जैसे क्वाड की मीटिंग जब हुई थी तब तय किया गया था कि कैसे जापान जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी, यूएसए अपने पैसे, ऑस्ट्रेलिया अपनी लॉजिस्टिक्स और भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये चारों देश मिलकर अगर साथ में काम करे तो सिर्फ भारत नहीं लेकिन दूसरे भी देश जो कोविड-19 के खिलाफ एक जंग में हैं, तो इन देशों को भी हम बचा सके। तो यूएसए का कैपिटल, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिकल कैपेसिटी और भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगर हमें 1+1 करें, या फिर आई वुड से 1+1+1+1, यानी कि यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कोविड के देश मिलकर अगर काम करेंगे तो इट विल नॉट बी 4, इट विल बी 5। तो इसको कहते हैं सिनर्जी, राइट, कि जो नॉर्मल आपकी कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा आप रिजल्ट अचीव करेंगे जब आप 4 देश मिलकर काम करेंगे तो। और दूसरी जो अच्छी खबर है वो ये है कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन के ऊपर पोज था वो यूएसए ने हटा दिया है। अब हमारे देश में हैदराबाद बेस्ड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई। तो बायोलॉजिकल ई जो है ये जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को प्रोड्यूस करेगी। और सबसे अच्छी बात जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीनेशन की है वो ये है कि ये एक ही डोज में, राइट, फर्स्ट डोज इज़ योर लास्ट डोज, सिंगल डोज वैक्सीन है। तो दिस इज़ ए गुड थिंग। ये आर्टिकल जो है ये लिखा है अरविंद पनगरिया साहब ने, जो नीति आयोग के साथ जुड़े हुए थे, अब नहीं है। तो पनगरिया साहब के आर्टिकल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, काफ़ी उसमें एक प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है। एवर्टिंग द नेक्स्ट मैसिव वेव, भारत अब सेकंड वेव से गुजर रहा है। और कुछ टाइम पहले हमने ये भी खबर पड़ी थी कि यूरोप में और कनाडा में थर्ड वेव भी चल रही है। थर्ड वेव भारत में भगवान ना करे कि थर्ड वेव आए, वरना ये थर्ड वेव जो है वो हमें तबाह कर देगी। आज के दूसरे अलग अलग न्यूज़पेपर्स को अगर आप फ्रंट पेज को पढ़ेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल, तो आप पाएंगे कि ये लिखा गया है कि जो मिड मई है, मिड मई इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर इंडिया। जो पीक है इसका शायद मिड मई पर पहुंचेगा ये सेकंड वेव का, और ज़्यादा केसेस और ज़्यादा तबाही हमें देखने को मिलेगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट फ़िलहाल कोई उपाय है, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, इफ़ इट्स नॉट नेसेसरी, अगर मजबूरी नहीं है तो घर के बाहर नहीं जाना। और इसी के साथ जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एटलीस्ट हम फर्स्ट डोज दे दें।
अब फर्स्ट डोज देने के लिए आपके पास इतनी क्वांटिटी भी होनी चाहिए, और क्वांटिटी के लिए जैसे हमने देखा कि यूएसए हेल्प कर रहा है, दूसरे देशों से भी हेल्प आ रही है, तो वी नीड टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे यूएसए ने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए। अब 23 अप्रैल की बात करें तो यूएसए ने अपनी जो एडल्ट पॉपुलेशन है 36% टोटल जो उनकी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसके 36% को फुल्ली वैक्सीनेट यूएसए ने कर लिया है। इसके अलावा ये 36% पॉपुलेशन के अलावा जो 17% पॉपुलेशन है उनको फर्स्ट जैब मिल चुका है। यूएसए में आज भी हर रोज 60,000 नए केसेस देखने को मिल रहे हैं। अगर यूएसए और इंडिया की पॉपुलेशन को कंपेयर कर एक रेशियो निकाले तो भारत में जो 3 लाख केसेस आ रहे हैं, तो यूएसए में पॉपुलेशन वाइज देखें तो हमारे यहाँ पर जैसे 2,50,000 केसेस की इम्पैक्ट होती है, उतनी इम्पैक्ट यूएसए में 60,000 केसेस की होती है। तो समझिए उनकी भी सिचुएशन जो है वो इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। तो कोवैक्सीन या फिर जो भी दवाई है, ये वैक्सीन जो है, तो इसके प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज़ करना होगा। अभी हमारी जो स्पीड है वो ये कह रहे हैं कि पर मंथ जुलाई से हम 100 मिलियन यूनिट्स पैदा करेंगे कोवैक्सीन के। ये पर्याप्त नहीं है। व्हाट वी नीड इज़ हर महीने हमें 500 मिलियन डोजेस पैदा करने पड़ेंगे, और हम सिर्फ एक भारत बायोटेक या फिर SII के ऊपर रिलाई नहीं हो सकते। हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोडक्शन लाइसेंस जो हैं वो दूसरे ऐसे क्रेडिबल और क्वालिफाइड मैन्युफैक्चरर्स जो हैं जिनकी कैपेसिटी है कि वो कम वक्त में अगर हम उनको परमिशन दें तो लेट्स से 1 हफ्ते 10 दिनों में वो इस वैक्सीनेशन को प्रोवाइड करने की अगर कैपेसिटी है उनके पास, तो वी नीड टू टेक देम ऑन बोर्ड। ये एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, वी कैन नॉट टेक चांसेस। हम सिर्फ किसी एक या दो कंपनीज के ऊपर रिलाई नहीं हो सकते, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग जगहों पर डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा। If necessary, the government must use public funds to buy full ownership of the patent on Covaxin at a reasonable price from Bharat Biotech. अगर आवश्यकता है तो जो भारत बायोटेक हैं उनसे आप फुल ओनरशिप ले लीजिए इस दवाई की, इस वैक्सीन की, कि जितने पैसे आपको, कितने पैसे हैं, लेट्स से $5 बिलियन, तो आपने एक बार $5 बिलियन दे दिए या फिर प्रॉमिस कर दी कि आपको ऐसे ऐसे करके हम $5 बिलियन दे देंगे, लेकिन हमें फुल लाइसेंस चाहिए। और उसके बाद जो है सरकार सभी ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको ये जो एक लाइसेंस है वो दे सकती हैं, और इसका प्रोडक्शन जो है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इट शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन रैपिड एक्सपांशन ऑफ अदर वैक्सीन्स। कोविशील्ड, स्पुतनिक जो हैं, इन वैक्सीन्स के भी रैपिड एक्सपांशन के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं वो हमें करनी ही होगी। यूएसए ने और दूसरे देशों ने, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज ने वैक्सीन ढूंढी नहीं थी जब उनका थर्ड ट्रायल ख़त्म नहीं हुआ था, थर्ड फेज ट्रायल ख़त्म नहीं हुआ था, उससे पहले एडवांस में पैसे दे दिए थे कि ये लीजिए पैसे, जब भी आप वैक्सीन प्रोड्यूस हो जाए, ट्रायल 3 ख़त्म हो जाए, सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव हैं तो फिर हमें इतने डोजेस हमें चाहिए। तो यूएसए ने 12 मार्च 2021 को अगर देखें तो 20 बिलियन जितने कमिटमेंट, $20 बिलियन जो हैं वो कमिट किए थे क्लिनिकल ट्रायल्स, मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर परचेसेस के लिए, और इसमें से $15 बिलियन जो हैं वो ये जो बाइडन ऑफिस में आए उससे पहले इन्वेस्ट किए गए थे। भारत को चाहिए कि भारत 8 से 10 बिलियन डॉलर जो है पब्लिक मनी जो है, पैसे जो हैं, ये वैक्सीन में इन्वेस्ट करें। और यूएसए में क्या होता है कि फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ की वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ चीज़ों को नेगोशिएट करती हैं, और उसके बाद डिलीवरी जो है वो खुद नहीं लेती है, डिलीवरी डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाती है, और प्राइवेट एंटिटीज़ को भी डिलीवरी जो है वो दी जाती है, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। विद 2 jabs per person needed, it would then take us 1 full year to vaccinate above 18 population, which is approximately 65% of total population. हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 65% पॉपुलेशन जो है वो यंग पॉपुलेशन है, और इस यंग पॉपुलेशन को अगर 2 डोजेस देने हैं तो जिस कैपेसिटी, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, तो 1 साल लगेगा, और इस 1 साल में पता नहीं कितनी वेव्स आएगी जाएगी और कितनी बर्बादी होगी। जो पैसे हम बेड्स के लिए, एम्बुलेंस के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, फिर लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान होता है, ये सारी चीज़ों का अगर हम टोटल मिलाएं
कितने सारे परिवार के ब्रेड विनर्स चले जाएंगे, फिर वो परिवार की सिचुएशन क्या होगी। तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करें तो आई एम श्योर राइट 8-10 बिलियन डॉलर जो हैं वो वैक्सीनेशन में खर्च करना जो है वो एक फ़ायदे का सौदा होगा कंपेयर टू जो नुकसान होगा। तो हमें एक बहुत ही स्पीडली 1-2-3 महीनों के अंदर सभी एडल्ट पॉपुलेशन को एटलीस्ट हमें फर्स्ट डोज जो है वो तो हमें प्रोवाइड कर ही देना चाहिए। दूसरी जो चीज़ हमारे देश में है वो ये है कि आपको एक इम्बैलेंस देखने को मीन्स अंधाधुन हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। गुजरात का एक अरावली डिस्ट्रिक्ट है, अब अरावली में 397 एक्टिव केसेस थे, लेकिन 2,70,000 वैक्सीन शॉट्स जो हैं वहाँ पर दिए गए। 2,70,000 वैक्सीनेशन के शॉट्स दिए गए। कितने केसेस थे? सिर्फ 397। कंपैरिजन में देखिए लातूर डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पर 16,732 एक्टिव केसेस थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2,10,000 जितने शॉट्स ही हमने दिए हैं। तो इस आंकड़े से पता चलता है कि वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी प्रॉपरली नहीं हो रहा है। जिन एरिया में ज़्यादा लोग एक्टिव हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमें वैक्सीनेशन को पहुँचाना होगा। जहाँ पर इतना ज़्यादा खतरा नहीं है वहाँ पर आप धीरे धीरे करके लोगों को वैक्सीनेट करें, इज़न्ट इट? तो ये भी एक, ये जो आंकड़ा सामने आया है ये भी एक चीज़ दिखाता है कि जो जैसे चल रहा है सिर्फ वैक्सीनेशन हमने स्टार्ट कर दिया, दैट विल नॉट हेल्प। हमें उसको एक राइट तरीके से इसको प्लान भी करना होगा। ये मैथ्स की एक गेम है, वी हैव टू क्रैक दिस गेम। तो ये चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात इस आर्टिकल में मुझे लगी, जो एंड में है, जो कंक्लूजन है, वो ये भी है कि हमें भी ऐसा सारी चीज़ें हम सरकार के ऊपर नहीं थोप सकते। हमें भी अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या हम भी हमारी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। अगर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने के लिए बाहर कहीं पर मिल रहे हैं, तो क्या ये चीज़ उनको बंद नहीं करनी चाहिए? जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, जो यहाँ वहाँ थूकते रहते हैं, राइट, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी लोगों को खुद समझना चाहिए कि अगर वो ये नहीं करेंगे, आज उनके परिवार में कोई कोविड अफेक्टेड नहीं है, लेकिन कल उनकी भी बारी आ सकती है। तो हमारी जो सिविक ड्यूटी है उसको भी हमें फॉलो करना ही होगा। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ ए ग्रीन एरा, ये आर्टिकल सऊदी अरेबिया के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, और सऊदी अरेबिया आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये देख सकते हैं। दिस इज़ सऊदी अरेबिया, रियाद इसका कैपिटल है। ये इट इज़ फेमस फॉर मक्का एंड मदीना। तो एज़ वी ऑल नो, हज के लिए हमारे देश के कितने सारे मुसलमान जो हैं वो हर साल यहाँ पर जाते हैं हज की यात्रा पर। फिर एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, किंगडम है, राजाशाही है यहाँ पर। एक तरफ है रेड सी, दूसरी तरफ है पर्शियन गल्फ। ये सारे देश के साथ एक लैंड बाउंड्री शेयर करता है सऊदी अरेबिया। ओके, तो ये हो गई कुछ सऊदी अरेबिया के जियोग्राफिकल बेसिक चीज़ें। आप फिर पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इस मैप को आराम से देख सकते हैं ना। ये आर्टिकल में यह लिखा गया है कि पेंडेमिक और क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको ग्लोबल कलेक्टिव एक्शन चाहिए। सभी देशों को मिलकर इसमें काम करना होगा, और रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे। एम्बिशन अलोन कैनॉट अटेन गोल्स। आपका सिर्फ एक लक्ष्य है, आपने सिर्फ सोचा कि मुझे ये करना, उससे कुछ नहीं होगा। रिजल्ट जो है वो आपके एक्शन के ऊपर से ही आएगा। तो वहाँ के जो प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तो उन्होंने सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव को लॉन्च किया। और G20 में 2020 में जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो सऊदी अरेबिया के पास थी, और इस टाइम पर भी सऊदी अरेबिया ने सेफगार्ड द प्लैनेट जो है इसके ऊपर एक मेन पिलर रहा। और G20 में नया एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया, ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म, जिससे साइंटिफिक नॉलेज, टेक्नोलॉजी और कोरल रीफ को बचाने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए, उसके एडाप्शन के लिए, रिस्टोरेशन के लिए काम किया जाएगा। ये मराइन लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फिर G20 के लीडर्स जो हैं उन्होंने ये भी माना कि एक सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा जो एक एफोर्डेबल, रिलायबल और सिक्योर एनर्जी और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करें। सऊदी अरेबिया का ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है इसका लक्ष्य ये है कि वेजिटेशन कवर को इंक्रीज़ किया जाए, कार्बन एमिशन को कम किया जाए,
पोल्यूशन के खिलाफ एक लड़ाई हो, लैंड डिग्रेडेशन के खिलाफ लड़ाई हो और जो मराइन लाइफ है उसको हम बचा सकें। सऊदी अरेबिया ने इस इनिशिएटिव के तहत यह तय किया है कि वो 10 बिलियन पौधे लगाएगा और कार्बन एमिशन जो है उसको रोकने के लिए 4% जो ग्लोबल कंट्रीब्यूटर हैं उसको रोकने की, कार्बन एमिशन को 4% जितना जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है उसको कम करने की कोशिश जो है ये पेड़ पौधों से की जाएगी। इसके अलावा दूसरे देश जो हैं नज़दीक के एरिया के साथ मिलकर भी सऊदी अरेबिया जो है वो काम कर रहा है, उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करने की भी कोशिश कर रहा है। 2030 तक सऊदी अरेबिया अपनी 50% एनर्जी जो है वो रीन्यूएबल सोर्सेज से पैदा करेगा। सऊदी अरेबिया ने अपना जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको भी इंक्रीज़ कर दिया है कि आने वाले वक्त में सऊदी अरेबिया का 30% जो लैंड एरिया है वो प्रोटेक्शन के तहत आ जाएगा। फिर ये जो मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव है इसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों के साथ मिलकर 40 बिलियन पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और इससे जो है वो 5% जितना जो टारगेट है प्लांटिंग करने का जो टारगेट है 5% टारगेट जो है वो सिर्फ ये देश मिलकर अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया अपनी एक्सपर्टीज़ और नॉलेज जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ शेयर कर रहा है। सऊदी अरेबिया जो है वो कार्बन कैप्चर की बात करें तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा जो एक ऑपरेशन है वो सऊदी अरेबिया चला रहा है और लगभग आप समझ लीजिए कि 500,000 लाख टन जितना CO2 जो एन्युअली एमिट होता है तो उसको कन्वर्ट कर रहा है फर्टिलाइजर्स और मेथनॉल में। तो सऊदी अरेबिया के ये जो स्टेप्स हैं ये काफ़ी उत्साहवर्धक और काफ़ी मोटिवेटिंग स्टेप्स हैं। इसी के साथ सऊदी अरेबिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन किया और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया की एक यात्रा पर गए थे तब बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर MOUs और एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं। और सऊदी अरेबिया जो है ये मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के तहत अब ये कोशिश कर रहा है कि कैसे गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो मिलकर ये जो लक्ष्य हैं इनको इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत, सिर्फ अब लक्ष्य आपने तय कर लिया, नाउ दे आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट इट, कि आने वाले 2 दशकों में कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। वर्ल्ड बैंक का ये एस्टिमेशन है कि अगर आप $1 ऐसे रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको $4 का बेनिफिट होगा। और भारत सऊदी अरेबिया का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और इस आर्टिकल में लिखते हैं एम्बेसडर साहब के दोनों मिलकर एक कमिटेड है। भारत का भी जो कमिटमेंट है ये भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है कि भारत 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है बाई 2030 अचीव करेगा और सऊदी अरेबिया 9.5 गीगावाट जो हैं वो 2023 तक पहुंचते पहुंचते 9.5 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करेगा। तो मिलकर दोनों देश जो हैं वो इस एरिया में काम कर सकते हैं। ये हैं कल जो प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स। ये आज के आपके 3 क्वेश्चंस हैं, तो PDF को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।